हेलो बच्चों, मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं जो कि पिछले वर्ष परीक्षा में आए थे। तो एक एक करके अपन जो एक एक अंक के प्रश्न हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणा बी बराबर 32, एलसीएम 8 दिया है तो हमको एचसीएफ निकालना। तो इसमें से कौन सा क्या सही होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या एक सूत्र ध्यान में आपको रखना चाहिए, वो सूत्र ये है। तो इसमें इसका मान दिया है हमको 32 सीधे, और एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम दिया है 8। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा 32/8 तो बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पे इसका ये उत्तर सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों, ये होगा -b/a होगा। अगर यहाँ पे गुणा पूछा होता तो इसमें इसके अंदर कोई उत्तर नहीं दिया, तो अगर अल्फा गुणा पूछा होता तो c/a, ये तो आपको याद होगा ही, आते ही आता है। फिर इसमें अपने को दो रैखिक समीकरण दिए हैं और उनके ये अनुपात दिए हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कोई हल नहीं, इससे है। तो जब ऐसा होता है तो जब इससे अपन दो रेखा खींचते हैं तो रेखा कैसी होती है, समांतर होती हैं। तो समांतर होती है तो वो काटती नहीं, इसलिए कोई हल नहीं होगा। फिर 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो देखो इसमें अपने को 3 का पढ़ा पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 नम 27। तो 9 में आएगा तो ये 9 है। और वैसे भी हम सूत्र से हल कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। तो इसमें अपने को ये कौन सा पद, तो मान लो n पद, तो ये हो गया 27। a का मान कितना है 3 प्लस n निकालना है, d कितना आएगा, 6 में से 3 घटाओ तो 3 आएगा। तो d कितना आएगा 3। तो ये हो गया 27 बराबर 3 प्लस 3 का गुणा 3n माइनस 3। यहाँ से 3 से 3 प्लस माइनस के कट जाएंगे तो 3n। तो n बराबर क्या होगा 27/, तो 9 आ जाएगा। n का कितना है 9 आ जाएगा। ये अगला प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6/3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो कोण बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले मैं एक त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। कैसा भी बना, मैं तो समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ए बी सी, कोण बी निकालना है मुझे, है ना। मैंने ऐसे ही बना दिया समकोण त्रिभुज, नहीं बना कोई। तो ये ए बी दी कितनी 6/3 और ए सी दी है कितनी 12, बी सी दी है 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करें, आप देखो यहाँ पे ये देखो 6/3, 6 और 12 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12। तो यहाँ पे अपन 12 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, और 6/3 का वर्ग करेंगे और प्लस 6 का वर्ग करेंगे। तो 12 का वर्ग 144 आएगा, और यहाँ पे 6/3 का वर्ग 6 का वर्ग 36 गुणा 3 आएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 144 तो ऐसे कैसे आएगा, और 36 3 6 28 1 3 9 1 10 प्लस 36 तो 144 144 तो ये आएगा 144 आएगा। तो इसका ये बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ये इसके बराबर है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब जो भुजा 12 है इसके सामने वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कोण बी का मान कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। अगला प्रश्न, तो आपको मालूम है दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है। इसमें देखते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो x ये देखो यहाँ प्लस होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता कोई, यहाँ पे इसमें प्लस है ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, ये वाला सही है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। फिर रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य आएगा। जैसे 6 है तो 6 को अपन 3 × 2 के रूप में अपन लिख सकते हैं। 21 है, 21 को 7 × 3 के रूप में अपन लिख सकते हैं। 30 को हम 3
गुणा 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। जितनी घातांक होती है उतने ही शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण के विभक्तीकर का सूत्र है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac कब? जब ये ax वर्ग प्लस bx प्लस c वर्ग समीकरण होगा तो इसका क्या होगा? विभक्तीकर b² माइनस 4ac होगा। फिर यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3 प्लस 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो ये nवा पद है, nवा पद का मतलब an। ये दिया हमको 3 प्लस 2n, तो n के स्थान पे 1 रखो, तो एक पहला पद निकाला ना, तो a1 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और 3 5 आएगा। तो प्रथम पद क्या होगा? 5 आएगा। ये a1 मतलब प्रथम पद। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत सारे क्षेत्रफल होते हैं जो आपने सबसे पहले शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। वो क्या? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को अपन शीर्ष लंब भी बोल देते हैं। जैसे ये आपका त्रिभुज है, अगर ये आधार होगा तो शीर्ष लंब कौन सा होगा? शीर्ष लंब सामने वाली भुजा, सामने वाले शीर्ष का लंब ये बाहर की तरफ आएगा, तो हम इसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। जरूरी नहीं कि शीर्ष लंब या ऊंचाई बाहर अंदर भी आ सकते हैं, उसके अंदर भी आ सकता है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा, ये आपका वृत्त है और ये दो बिंदु हैं, ये रेखा से काट रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अब देखो इसमें अपना जोड़ी बनाना है, तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित जोड़ियां हैं। तो 1 प्लस कोट वर्ग, इसका संबंध किससे होगा? कोसेक वर्ग थीटा से होगा। फिर सेक थीटा का संबंध किससे होगा? 1/cos थीटा से होगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। फिर साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है, तो इसका संबंध इससे होगा। फिर tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो इसका संबंध इससे होगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसका संबंध c से होगा। फिर साइन 48 सेक 42 प्लस कोस 48 कोसेक 42, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, इसका मान तो 1 होगा। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ होगा? ये इससे होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसको हल करके देख सकते हो। अगर आपने किया होगा तो आप ये बता सकते हो कि इसका उत्तर 2 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो देखो ये साइन 48 लिखा और सेक 42 को अपन लिख सकते। देखो 48 और 42 का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, तो इसको लिखा मैंने 90 माइनस 48 में लिख सकता हूँ, उसके 42 के स्थान पे 90 माइनस 48 प्लस ऐसे ही लिखा मैंने यहाँ पे कोस 48 और यहाँ पे कोसेक 42 को लिखा मैंने 90 माइनस 48। 90 में से 48 जाएंगे तो 42 बचेंगे, तो ये साइन 48 ऐसे ही लिखा मैंने। और सेक 90 माइनस थीटा जाएगा कोसेक हो जाएगा, ये कोसेक में बदल जाएगा। कोसेक 48 प्लस ये कोस 48 और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक में बदल जाएगा, सेक 48। अब देखो साइन और कोसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसका मतलब इनका गुणा कितना आएगा? इनका गुणा 1 आएगा, प्लस इसी बार कोस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, तो इनका गुणा कितना आएगा? 1। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसलिए इसमें ये वाला सही है। पहले मैं ध्यान नहीं दिया था, फिर बाद में ध्यान में आया, तो ये 2 सही होगा। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं हमको प्रश्नों को हल करने की जरूरत भी होती है। फिर इसमें दिए गए चित्र में ये हमको बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। कोई बहुपद है उसका ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद तो रैखिक बहुपद है क्योंकि रेखा दी है। तो ये पूछा है कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? तो ये एक्स अक्ष है, ये बहुपद इस अक्ष को नहीं काटेगा, तो जब नहीं काटेगा तो इसके एक भी शून्य नहीं होंगे।
अगर काटता तो हम बात करते हैं, तो इसके कोई भी शून्य, एक भी शून्य नहीं होगा। फिर उसके बाद ये पूछा यहाँ पे रैखिक समीकरण में x का मान 2 -2 y का मान 5 तो m का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान -2 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो मैं आपको हल करके बताया था इसको। तो y के स्थान पे 5 रखा मैंने, m का मान निकालना है, x के स्थान पे -2 रखा, +3 ऐसे कैसे, ये 5 ये 3 इधर ले आओ तो 5 -3, और ये m का मान निकालना है, -2 गुणा में है तो इसको लिखो बट -2 बराबर m। तो 5 में से 3 गए तो 2, 2 बटे -2 तो m का मान कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, चलो। अगर उसके बाद इसके बाद अपने को दिया है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का विभक्ति कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो विभक्ति कर धनात्मक होना, विभक्ति कर कैसा है, धनात्मक, कैसा है, धनात्मक। इसका मतलब ये है कि b² - 4ac क्या 0 से बड़ा है। तो जब विभक्ति का 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न। क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न। अगला पर देखते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं क्या। बिल्कुल नहीं होते सभी वर्ग समरूप। देखो मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक वर्ग ये बना दिया, देखो एक वर्ग ये बना दिया और एक वर्ग ये बना दिया मैंने, बताओ ये कहाँ समरूप है क्या। लो मैं एक और वर्ग बना देता हूँ, लो छोटा सा वर्ग बना देता हूँ, बताओ क्या तीनों वर्ग एक जैसे है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए वर्ग तो है तीनों लेकिन ये समरूप नहीं है। तो ये जो कथन है, ये क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, नहीं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये वृत्त है, ये बाहर बिंदु है, इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची। तो जैसा कि नाम है स्पर्श करेगी तो केवल स्पर्श ही करेगी, तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। दूसरी रेखा दूसरे बिंदु पर स्पर्श करेगी। अब इस बिंदु से होकर हम एक ही स्पर्श यहाँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे मतलब तो ये संभव नहीं है, मिला तो सकता हूँ लेकिन फिर वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र होता है। यहाँ 1 + 3/2, यहाँ पे 4 + 2/2, 1 और 3 5/2 और 6/2 मतलब 3 आएगा। तो ये उसके निर्देशांक हुए, मध्य बिंदु के निर्देशांक। फिर पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाकर और लिखना है कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, ऐसा आपको लिखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है। देखो क्या लिखा, अद्वितीय लिखा है। तो a = b³ + r का मान 0 से बड़ा है 0 के बराबर और b से छोटा, ये जो है कथन बिल्कुल सत्य है। दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है। देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ax + by + c = 0, 3x + 2y + 7 = 0, इसके अनंत हल होंगे, इसके भी अनंत हल होंगे। तो ये दो चर है x और y, इसमें रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण है तो इसके अनेक हल होंगे। तो ये जो कथन सत्य है। फिर 2 - 2 2 - 2 और आगे भी क्या एक समांतर श्रेणी है। देखो तो अपन दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा अंतर बराबर आना चाहिए। तो -2 में से 2 घटाओगे, देखो मैं बताता हूँ, -2 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, -4 मिलेंगे। फिर यहाँ पे तीसरे पद में से 2 घटाओगे, तीसरे पद में से घटाओगे क्या, -2, तुमको +4 मिलेंगे।
इसी प्रकार चौथे में से तीसरा पद घटाओगे 2 घटाओगे तो -4। तो चूंकि ये अंतर समान नहीं है तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। फिर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसमें लिखा है समांतर है, तो ये जो है कथन असत्य है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, हाँ होती हैं। जैसे मैंने ये वृत्त खींचा, ये इसका व्यास खींचा, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी। कहीं भी जो मैंने ये व्यास ये खींच दिया, इसके सिरों पर ये स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा खींची, तो ये क्या होंगी? समांतर होंगी। अब बाकी के प्रश्न जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये प्रश्न जो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो यहाँ पे क्या लिखा? अधिकतम। तो आप इसको देख लो कि इसमें को 616 और 32 का HCF निकालना है, और HCF कितना है? 8 आएगा। क्योंकि इसका मतलब आप समझो 616 और 32 एक ऐसी संख्या सोचो, बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जिसका भाग इन दोनों में जाए। तो इन दोनों में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हमको इस प्रश्न में हमको 616 और 32 का HCF निकालना है, जो कि 8 आएगा। तो उत्तर भी दिख रहा है हमको। अभी ये प्रश्न मैं बाद में कराऊँ, अभी तो आप देख लो, आप अपने हिसाब से इनको कर लो। फिर जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है 4 पे घात n पर क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या? बिल्कुल, हम 4 का गुणा कितने बार भी करें, n का मान कुछ में 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कभी हमको शून्य नहीं मिलेगा। क्योंकि 4 पे घात 1 4, 4 पे घात 2 16, 4 पे घात 3 कितना आएगा? 64, 4 4 16 64 आएगा। इस तरह से कभी भी हमको इकाई के स्थान पे शून्य नहीं मिलेगा। इकाई के स्थान पे शून्य तभी मिलेगा जब इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 4 पे घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। फिर इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। फिर इसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात को जिसके शून्यों का योग, अभी मैं इसको बाद में हल कराऊंगा, पहले आपको वस्तु हल कर देता हूँ और आप पेपर देख लो, ताकि आप लोग अपने इसके हिसाब से तैयारियां कर सकते हो। तो ये पेपर है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, पहले पिछले साल का अर्धवार्षिक पेपर है ये वो प्रश्न है। फिर यहाँ पे देख लो आप, ये प्रश्न देख लो। थोड़ा ये प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकता है, ये वाला प्रश्न हालांकि 2 नंबर का है। फिर ये प्रश्न आसान है आपके लिए, ये प्रश्न आप कर सकते हो। और ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, बड़ा है, 2 नंबर का है। फिर साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान निकालना है, और tan ए बराबर कोट बी, तो सीधे करो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में हल कराया था, आप देख सकते हो। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष है, तो अभी अपने कोर्स में नहीं है शायद, तो इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। फिर के का मान ज्ञात करना है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। फिर गुणनखंड विधि से को हल करो, फिर इसमें इसके मूल बराबर है तो के का मान निकालना है। फिर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या होंगी? 101 से लेकर और 999 तक, 101 से लेकर 999 3 अंकों। अब उनमें से वो संख्या देखनी जो 3 से विभाज्य हो, तो कौन सी हो सकती है? देखो 101 हो सकती है क्या? नहीं होगी। 102 हो सकती है क्या? 102। तो यहाँ पे 102 से 102, 105, 108 ऐसे अब तो 999 तक, 999 3 से विभाज्य होगा। तो ये बताना है 102, 105 और आखिर में 999 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो इसमें n का मान निकालना है।
फिर ये प्रश्न आपके लिए कठिन है, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद ये प्रश्न आप देख सकते हो, थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकते हैं ये। और यहाँ पे एक बिंदु जो ए से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसको अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि इसकी हमने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई है। फिर ये भी प्रश्न है, ये थोड़ा ये आसान है और ये कठिन है। फिर ये तो आपको आती है, इसके अंदर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो समझाई हुई है, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। फिर अपने को क्या दिए, अद्वितीय हल दिए, 2 समीकरण दिए, अद्वितीय हल दिए, तो हमको पी का मान निकालना है। अद्वितीय हल दिए, इसका मतलब क्या है, A1/A2 बराबर नहीं P1 B1/B2, तो ये मान लगते हैं। फिर पी का मान क्या आएगा, P बराबर नहीं, ऐसे करके उत्तर आएगा। फिर अभी ये हमको कोर्स में नहीं है रचना करना, तो ये भी हमको नहीं करना है। अब ये प्रश्न करना है जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5 है, और ये हमको देख लो आप, ये प्रश्न है। बाकी मैं अब अगला प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। m के लिए सम पूर्णांक क्या होगा। अब m तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 या 0 -1 -3 -4, लेकिन जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमेशा हमको सम संख्या मिलेगी, तो 2m, तो इसका सही उत्तर क्या है, 2m है। फिर ax वर्ग प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर होंगे। इसके शून्यक का बराबर होंगे जब c और a का विपरीत चिन्ह होगा, c b का विपरीत चिन्ह होगा, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ अभी। देखो ये लगे 4x वर्ग प्लस 4x प्लस 1, तो इसके अपन गुणनखंड करेंगे तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 मिलेगा। यहाँ से अपने को x का मान क्या मिलेगा, -1/2 और -1/2, तो इसके शून्य समान है कि नहीं, तो यहाँ पे ये a है, ये c है, तो इसके चिन्ह समान है, ये प्लस का ये प्लस का है। अगर मान लो मैंने 4x वर्ग -4x प्लस 1 ले लिया, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2x -1 2x -1, तो यहाँ से अपने को x का मान क्या मिलेगा, 1/2 और 1/2, तो यहाँ पे ये a है, ये c, इसके चिन्ह समान है कि नहीं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पूछा है वो ये होगा, a और c के चिन्ह समान होंगे। मैं आपको एक बता दूं, ये पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है मैं उनको हल करवा रहा हूँ। और आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक स्कूल में अलग अलग पेपर आएंगे, हर एक स्कूल के लिए कोड अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण में यदि y बराबर -7 हो तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे y का मान -7 रख दो अपन, 2x है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, y के स्थान पे -7 रख दिया अपन ने, बराबर कितना 5, तो 5 7 35, तो 35 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 35 ऊपर 40, तो x बराबर 40/2, तो कितना आएगा 20 आएगा, तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इस समीकरण का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात करना है, तो ये 1/2 क्या x का मान है, ये x का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, इसको हल कर लेते हैं। तो मैं हल कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/2 का वर्ग प्लस k गुणा 1/2 -5/4 बराबर 0, तो 1/4 प्लस k/2 -5/4 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो ये आएगा k/2 और 1/4 -5/4, तो -4/4 0, तो k/2 ये 1 आएगा, 1 को ले जाओ प्लस का, तो k का मान कितना आएगा 2 आएगा, k का मान कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पे। फिर AP का सार्वधातुक 5 है, AP का सार्वधातुक 5 है, तो A18 माइनस A13 का मान क्या होगा, तो मेरे 25 होना चाहिए, ठीक है 25 होगा यहाँ पे। 12 और 18
के HCF और LCM का अनुपात। तो देखते हैं अभी अपन। तो देखो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हमको जो HCF क्या मिलेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 3 6, तो HCF कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ से LCM कितना आएगा, LCM आएगा यहाँ पे 6 और 28 36 आएगा। ऐसे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है। तो अब इनका अनुपात HCF LCM मतलब 6/36, तो कितना है, 1/6 आएगा। तो 1:6 ये आएगा, 1:6 आएगा। आगे देखते हैं x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होंगे। तो यहाँ पे ये मान इसमें रख के देखते हैं अपन। तो इसमें रख के देखते हैं तो ना उससे शून्य आएगा, वो हमारा उत्तर होगा। देखते हैं। तो या तो हम इसके अपन गुणनखंड कर लें, यहाँ पे इसके मान रख के दें, तो अपने को गुणनखंड करना ज़्यादा आसान है। तो देखो इसके गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 4 x प्लस 2। यहाँ से अपने को x का मान मिलेगा 4 और -2 मिलेगा। तो इसमें कौन सा है, 4 और -2, 4 और -2, ये वाला सही है, 4 और -2। देखो अगर आप ये मान रख के देखोगे तो ये कभी शून्य नहीं होंगे। इनका मान रख के देखो शून्य नहीं, इससे 4 रखोगे तो भी शून्य हो जाएगा, -2 रखेंगे तो भी शून्य हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। तो देखो दो संख्याओं का योग 4 अंतर 2 है, तो ये तो हो नहीं सकता। योग 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है, तो ये हो सकता है ना। यहाँ पे -4 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो बस ये हो सकता है, 3 और 4, 3 में से गए तो 2, तो ये सही है अपना उत्तर। इसको अपन हल करेंगे तो भी अपने को उत्तर क्या मिलेगा, अब इसको अपने विलोपन विधि से हल करेंगे तो भी उत्तर 3 और 1 मिलेगा। आगे देखते हैं। का विभक्ति कर का मान। तो विभक्ति कर का मान अपन निकाल के देख लेते हैं। विभक्ति कर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है, 4। तो 4 का 16 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 4, 4 से 16 में 16 गया तो 0। तो इसका विभक्ति का 0 आएगा। वैसे भी देख सकते हैं ये x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग है। चलो आगे देखते हैं। किसी AP में d का मान -4, n का मान 7, an का मान 4, तो a का मान क्या होगा। ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 4 बराबर a प्लस n का मान 10, तो 6, 7 है ना, n माइनस 1 6, d कितना है 4। तो ये देखो 4 4 24, इधर ले आओ। तो a बराबर क्या आएगा, माइनस के 20 आएंगे। तो यहाँ पे शायद छपा नहीं है, -20 होना चाहिए। देखते डी का मान डी का मान -4 है, डी का मान -4 है, 6 चौक 24, तो प्लस, तो 28 होना चाहिए, 28 होगा। तो ये आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। किन्हीं दो a और b धन पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p³ और q वर्ग है और b बराबर p³ वर्ग, तब a और b का HCF क्या होगा। तो अपन देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको अपने को। इसके अपन गुणनखंड करते हैं। तो इसके अपन गुणनखंड करेंगे तो p गुणा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अपने को HCF क्या होता है मालूम है, HCF का मतलब क्या होता है, ये सीखते हैं अपन। HCF के लिए क्या करते हैं अपन, जो p की जो ये संख्या p, इसकी छोटी घात कितनी है 1, तो p, q की छोटी घात कितनी है 2, तो q वर्ग, तो p³ वर्ग इसका HCF होगा। ठीक है। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM के लिए क्या है, इसमें p की बड़ी घात कितनी है q, p पे घात 3, q पे घात 3, तो इसका LCM होगा। तो क्या पूछा है इसमें HCF क्या होगा, तो p³ वर्ग होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये अल्फा बीटा के शून्य का था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान होगा। तो बहुत आसान है। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, ये जो अपने को दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। तो -b का मान -4, a का मान 1, तो 4 हो जाएगा। और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/1 होता है, तो 1/1 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा बीटा 1, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा,
तो इसका मान कितना है 4 आया, माइनस इसका मान कितना 1, तो 4 में से गया तो 3 आएगा। तो ये उत्तर कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करते हैं समीकरण, तो इसमें बताना है ए बराबर बी और क्या है ये मैं आपको करके बताता हूँ एक मिनट। देखो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो मैंने a1 b1 c1 के मान रख दिए, a2 b2 c2 के मान रख दिए। अब अपने को इसको हल करेंगे तो a का गुणा b में, 3 का गुणा 2 में, तो a का गुणा b में a b, 3 का गुणा 2 में तो 6, a b बराबर 6। तो इसका उत्तर ये आएगा। के हल है तो इसके हल ये तो पूर्ण वर्ग है, तो दिख रहा है कि इसके हल क्या होंगे 2-2 होंगे। क्या होंगे 2-2, ये अपने को दिख रहा है यहाँ पे 2 और 2 ये लिखा है, 2 और 2 होंगे, 2 मान होंगे इसके, 2 हल होंगे, दोनों समान होंगे। ये वाला होगा, माइनस में नहीं आएगा। के अंत से चौथा पद है, के अंत से चौथा पद है। ये अपने को समांतर श्रेणी दी है और ये कहा है ये 149 है, क्या है ये 49 है, क्या 49, ये प्लस के 49 है। के अंत से चौथा पद, यहाँ से चौथा पद, तो हम क्या करें पहले यहाँ से डी निकाल लो सारबंतर। तो डी कैसे निकालेंगे, -8 में से घटाओ, क्या घटाओ -11, तो -8 माइनस +11 तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक में अपन यहाँ पे 3 जोड़ते जा रहे हैं, हर एक में इसमें 3 जोड़ोगे तो ये आएगा। तो यहाँ से अगर लेंगे तो अपने को 3 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 49 में से आप 3 घटाओ तो क्या आएगा 46 आएगा। 46 में से 3 घटाओ 43 आएगा, 43 में 3 घटाओ तो 40। तो चौथा पद हो जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 40 है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका, ये 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये बताना है कथन सत्य है असत्य। 8, 9, 25 का HCF 25 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कथन असत्य है, क्योंकि 8, 9, 25 का जो HCF आएगा या तो 8 आएगा या 8 से कम आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये असत्य है। द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 ही हल होते हैं। द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है, क्योंकि डी का मान 0 होना चाहिए यहाँ पे। फिर संख्या वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, हाँ सत्य है, वर्गमूल 2 का मान अशांत होता है और अनावर्ती भी होता है। समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं, ये भी कथन असत्य है। जरूरी नहीं है, समांतर श्रेणी के पद घटते क्रम में भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो है कथन असत्य है। फिर उसके बाद ए बी सी ए पी में होंगे यदि बी बराबर a+c/2, रिक्त स्थान की पूर्ति क्या आएगा a+c/2 आएगा यहाँ पे। यदि y x का गुणज है तब x तथा y का एलसीएम क्या होगा, यदि y x का गुणज है। जैसे देखो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 और 2 का एलसीएम भी कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 3 का गुणज है, यहाँ 6 2 का गुणज है, तो अगर यहाँ पे y x का गुणज है, y x का गुणज है, मतलब x का भाग y में जाता है या x के पढ़े में y आएगा, तो x और y का गुणज क्या होगा y होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे तब x और y का एलसीएम क्या होगा y होगा। फिर यहाँ पे यदि बहुपद x वर्ग प्लस a प्लस x प्लस b के 2 शून्य 2 और -3 है तो a प्लस b का मान क्या होगा। अभी इस प्रश्न को देखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस सी बराबर 0 दो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे यदि, तो देखो जब ये दो समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं तो तीनों अनुपात बराबर होते हैं।
अब यहाँ पे A1 B1 C1 के स्थान पे A B C दिया है, A2 B2 C2 के स्थान पे D E और C दिया है। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये A अपॉन D बराबर B अपॉन E, यहाँ पे C बटे C, तो ये 1 आएगा। तो कहना है A अपॉन D बराबर B बटे E बराबर 1, ऐसा ये आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अधिक से क्या होगा, ए बराबर D और B बराबर E। अपने को तो केवल कुछ नहीं करना, बस अपने को ये ऐसे लिख देना है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये अपने को समीकरण डी के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये x बराबर 4 और y बराबर -5 के आलेख खींचेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। देखो ये इसका मतलब ये कि x बराबर -4 का मतलब है कि ये y x के समांतर रेखा है, और ये जो y बराबर -5 का मतलब है कि ये x अक्ष के समांतर रेखा है। तो अपन देखते हैं ये कहाँ पे काट रहा है। वैसे इसका उत्तर दिख रहा है -4 -5 दिख रहा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे x बराबर -4, x बराबर -4 मतलब -1 -2 -3 -4, ये रेखा का समीकरण ऐसा होगा, ये ऐसी रेखा आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे y बराबर -5, तो ये रेखा x अक्ष के समांतर, ये -5 ये ऐसी जाएगी। तो ये जो दोनों रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस बिंदु के लिए x और y का मान क्या होगा, x का मान तो ये -4 होगा, y का मान क्या होगा, ये -5 होगा। तो यहाँ से इस बिंदु के ये तो पूछा कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, -4 और -5। अब ये यहाँ पे आप लोग को सही जोड़ी बनानी है इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 -2 -6 -10, ठीक है, और a -18 n का मान 10, तो n का मान 0 है, a का मान 0, a 10 का मान 6, ये अपने को दिया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, एक से पहले 5 8 11 14 का 10वां पद अपने को निकालना है। एक से एक अपन देखते हैं। तो देखो इसमें अब पहले मैं ये कर रहा हूँ, 5वां कर रहा हूँ। तो 10वां पद, तो a 10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d होता है। a का मान 5, 9 का मान ये, d का मान कितना आएगा, 8 में से 5 गए तो 3, 9 से 27 से 5 32। तो इसका संबंध किससे होगा, 32 से होगा। इसका संबंध किससे होगा, 32 से होगा। अब यहाँ पे a18 a14 a4, तो यहाँ पे अपन देखते हैं a4, तो a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d होगा यहाँ पे। तो a4 अपने को दिया कितना, 3, a का मान 18 दिया है प्लस 3, d अपने को निकालना है। तो ये 18 3 -18 और 3 बटे में आ जाएंगे बराबर d। 3 में से 18 गए तो -15, -15 बटे 3 तो -5, तो d का मान कितना आएगा, -5। तो इसका संबंध इससे होगा, ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद देखो इसमें दिया है a10 दिया है, a10 दिया है। तो a10 को अपन क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। तो a10 का मान 6 दिया है, a का मान 0 दिया है, 9 इंटू d, ठीक है। तो ये हो गया 6 बराबर 9d। तो यहाँ से d बराबर क्या आएगा, 6 बटे 9, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 बटे 3। तो इसका संबंध किससे होगा, ये इससे होगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं अपन, an। तो यहाँ से an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टू d होता है। तो an का मान कितना दिया अपने को, 0 दिया है। कितना दिया है, an का मान आपको 0 दिया है। तो 0 बराबर है, a कितना है, -18, और n -1, d कितना, n दिया 10, 10 -1 इंटू d, तो हो जाएगा 0 -18 प्लस 10 -1 9d, ठीक है। 18 को इधर लाओ, तो 18 बटे 9 बराबर d, तो कितना आएगा, 2 आएगा। d का मान कितना आएगा, 2। अब ये देखना है यहाँ पे अपने को, क्या देखना है इसके अंदर, तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा, ये बचा। तो यहाँ से देखो 2 -2 में से 2 घटाओ, -6 में से -2, तो ये 4 आएगा, ठीक है। 2 में से 4 घटाओगे
तो -2 आएंगे, -2 में से इससे 4 घटाओगे तो -6 आएंगे, तो इसका सम इससे होगा। जल्दी से, अब बस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में हल करूंगा। आप चाहो तो इन प्रश्नों को देख सकते हो। आप ये अगर आप चाहो तो ये प्रश्न आप कर सकते हो, यहाँ पे करना चाहो तो ये प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको मेरा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी मेरे पास 2 पेपर और रखे हुए हैं, मैं उनको भी हल कराऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।